चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स का। क्या नाम है इस चैप्टर का? साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। यानी साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपके बुक ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में कोई आइडिया है ये चैप्टर किसके बारे में बात करता है, किस फीचर्स की बात कर रहा है? चैप्टर का टाइटल ही क्या है? रिकॉर्ड हो रही है ना हमारी ये? हाँ, हो रही है। किस फीचर्स की बात कर रहा है? कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स कुछ अलग टाइप के हैं। साइलेंट फीचर्स, साइलेंट मतलब होता है मेन चीफ, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। और किसके? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सर कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक प्रीवियस चैप्टर जो हमने सिविक्स में पढ़ा था वो यही था। जो प्रीवियस चैप्टर जो हमने सिविक्स में पढ़ रखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही तो पढ़ रखा है, ठीक है। तो वगैरह इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेन फीचर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेन फीचर्स हैं। सर फीचर्स मतलब क्या? मैंने आपको बताया तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इस जगह पर आप गैस कर सकते हो इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्वालिटीज से है, यहाँ पर इसका मीनिंग किससे है? क्वालिटीज से। किससे? क्वालिटीज से। कि आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन क्वालिटीज बतानी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या बताएगा? इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताएगा, ठीक है। और आपको ध्यान हो तो थोड़े बहुत मैंने भी आपको बता रखे थे, मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह कुछ होते हैं ऐसे, ठीक है। डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना। तो मैंने बोला था कि इसके बारे में भी हम ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था मैंने बोला इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और ये आ गया वो टाइम कि हम यहाँ पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो वो कह रहा है इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? इन फीचर्स के बारे में, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। सर ये होता क्या पढ़ेंगे? कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। मैं इनके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। कितनी चीज़ें अगर मेनली लिखा है, मेन जो चैप्टर में बता रहा है 1 2 3 और 4, चार चीज़ चैप्टर हमसे पढ़ने के लिए कह रहा है मेनली। ब्रॉड वे में देखा जाएगा, ऊपर से देखा ओवरव्यू लिया जाए तो चार चीज़ें पढ़ने के लिए कह रहा है। तो चार ही चीज़ें सिलेबस में रियल में है या उससे ज़्यादा है? चलो वही चार चीज़ें हैं बस, डिटेल ज़्यादा है, डिटेल ज़्यादा है। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं डिटेल में तो मज़ा भी आता है डिटेल में पढ़ने में। तो चलो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आर कॉन्स्टिट्यूशन है एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह की सोसाइटी डेवलप की है? एक डेमोक्रेटिक, यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल, यहाँ पे कोई बाइसनेस नहीं होती है। जो भी हो हम उसको जस्टिस देते हैं, चाहे कोई रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे कोई भी किसी भी क्रीड से, किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करता हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से फ्रेम किया गया है कि हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं। राइट टू इक्वलिटी पढ़ेंगे जिन चैप्टर के अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड, चाहे उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो या उसका कल्चरल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम सभी को जस्टिस देते हैं, ठीक है। पुराने चैप्टर की बात करें, थोड़ा सा चैप्टर का थीम बना रहा है। इट हैज़ मैनी साइलेंट फीचर्स, बहुत सारे साइलेंट फीचर्स हैं। सम ऑफ विच आर गिवन बिलो। तो क्या मतलब सर उन्होंने सारे फीचर दिए हैं? थोड़े बहुत ही दिए हैं, थोड़े बहुत ही दिए हैं, ओके। और थोड़े बहुत में ही ये पेज चैप्टर आपका 8 to 10 पेजेस में फैल चुका है। अगर सारे दे तो पता नहीं क्या होता है ना। पढ़ते हैं। पहला फीचर कह रहा है सिंगल सिटीजनशिप। तो मैं क्या करूँगा, पहले तीन स्टेप्स में चैप्टर पढ़ूंगा। हो सके आप भी पढ़ना। देखो बेस्ट तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं आपको चलो एक से बता देता हूँ। अगर आपको चैप्टर को लर्न करना है ना, चैप्टर को लर्न करना है तो उसको रीड करने का अच्छा तरीका कहते हैं। उसको अगर आपको चैप्टर को लर्न करना है, आप समझ हो जा रही चीज़। पहले आप क्या करो, चैप्टर के जितने भी टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं, उसको ज़रा समझो। चैप्टर के जितनी भी हेडिंग्स हैं ना, जितनी भी हेडिंग्स हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सारी हेडिंग्स पढ़ लिया करो। हाँ,
चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सारी हेडिंग्स पढ़ लिया करो, ठीक है। दूसरा, चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं बैक एक्सरसाइज में, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, वो सारे पढ़ लो। क्यों? हेडिंग्स पढ़ने से क्या होगा, पहले मैं बता दूं इंपॉर्टेंस कि हर स्टेप के बेनिफिट अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप पहले हेडिंग पढ़ते हो तो चैप्टर पढ़ने से पहले एक आपको ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ाया जाएगा। तो जब मैं आपको जब आप इसको बाद में डिटेल में पढ़ोगे तब कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ ये तो वही चीज़ इसका मेरे को पहले से थोड़ा पता हुआ है, तो सब पता है मेरे को, ठीक है। तो आपको थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा। तो हेडिंग की इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन आंसर से क्या है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपका मेन फोकस जाएगा कि क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है। तो जब रीड करोगे तो रीड करते टाइम अगर कोई भी आंसर आपके दिमाग, मतलब कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में कुछ चल रहे हैं, तो रीड करते करते ना आप इतने कॉन्शियस हो जाओगे, आप इतने मतलब फोकस्ड हो जाओगे, इतना अटेंटिव हो जाओगे पढ़ते पढ़ते कि आप कहोगे कि मेरे को बार बार दिमाग नहीं लगाना, मेरे को पढ़ते पढ़ते आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपका जो रीडिंग करते टाइम तो आपका अटेंशन जाएगा, अटेंशन जो लेवल होगा, आपका फोकस लेवल होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और जब आप फोकस्ड होकर रीड करोगे, बिलीव मी, जो आपको लर्न होगा ना वो लर्न करने से लर्न नहीं होगा, आपको रीड करते ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप है। थर्ड में आपको क्या करना है, हो सके तो इमेजिन करो जो जो आपने ऊपर, हो सके तो इमेजिन करो चैप्टर को, इमेजिन करो किसको, चैप्टर को इमेजिन करने का मतलब जो आपने हेडिंग पढ़ी है, जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, आंसर नहीं पता आपको, अब इन हेडिंग्स के बेस पर, क्वेश्चन के बेस पर एक स्टोरी अगर हो सके तो माइंड में फ्रेम करो चैप्टर को लेके, इस चैप्टर में ये चीज़ बताई गई होंगी, इस चीज़ के बारे में बताया गया है, क्या बताया ये नहीं पता पर इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आके आप क्या करो, थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट बार में जब आप इस मेथड को लगाओगे, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जब आपको याद करने में टाइम वेस्ट होता है ना आपका रटने में, बेसिकली मैं बोलूँ तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ फर्स्ट टाइम जब चैप्टर रीड करोगे तो आपका टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, पर बाद का आपका जो टाइम है वो सही जाएगा। इस बार क्या करो, रीड कर लो, रीड नहीं बोल रहा मैं, उसको गो थ्रू कर लो चैप्टर को पूरा। गो थ्रू मतलब क्या, इसकी फास्ट रीडिंग लगा लो, इसकी क्या लगा लो, फास्ट रीडिंग लगा लो। फास्ट रीडिंग लगा ली, आपको और आइडिया मिलेगा कि हाँ इस चैप्टर के अंदर क्या कैसे बताया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि अभी हम जिस स्टेज पे हैं हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, इस स्टेज पे आप आके ना एक नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स नोट कर लो, जिसके आपको मीनिंग नहीं पता वो वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे नोट करते चलो, ताकि जब पूरा चैप्टर रीड करने जाओ डिटेल में तो आपको हर एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। जब तो मीनिंग ही नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अगर आप ये मेथड लगाते हो तो आपके जितने सब्जेक्ट है ना वो रीड करते टाइम में लर्न हो जाएंगे। हाँ बस पहली बार जब आप रीड करोगे तो पहली बार में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन बाद में जो लर्निंग का टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग वगैरह नोट कर लो, ठीक है। कोई चीज़ आपको नहीं आती उन चीज़ों को नोट करते हो, उनको लर्न कर लो, वर्ड मीनिंग को लर्न कर लो पहले से ही। उसके बाद आप क्या करो, डिटेल रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, डिटेल रीडिंग करना स्टार्ट कर लो। हो सके तो मैं बोलूँगा फोर्थ और फिफ्थ स्टेप के बीच में आप एक बार क्वेश्चन को एक बार और देख लो, क्योंकि आपने सेकंड स्टेप में क्वेश्चन किया था उसके बाद आपने इतना काम किया भूल गए क्वेश्चन के बारे में। आपको मेन जो इसके अंदर समझना है वो क्वेश्चन पकड़ने हैं, आपको क्वेश्चन निकालने हैं चैप्टर में से, तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो। फिर सिक्स स्टेप में आके क्या करो, डिटेल रीडिंग करो, ठीक है। इस तरह से आप घर पे करना, मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, यहाँ पे तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे जब आप खुद से समझने बैठो तो आप ये मेथड लगाना, बिलीव मी बहुत मजा आएगा। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बोलने तो लगेगा, थोड़ा लगेगा कि क्या कर रहे हो, लेकिन जब आप 2-3 बार ऐसा करोगे, 2-3 चैप्टरों के खत्म करोगे तब देखोगे कि आपको बिना लर्न किए बहुत सारे आंसर आपको लर्न हो गए हैं, ठीक है। हम तो रीड ऐसे ही करते हैं सीधे सीधे। अब इसमें तो पहला फीचर जो बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। तो क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंपल सिटीजनशिप। क्या लाइन है बाद में बताऊंगा, पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा ये, ठीक है, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल इंडियंस irrespective of the state of their domicile are citizens of India। ऑल इंडियंस क्या हैं, सिटीजन्स हैं किसके, इंडिया के, ठीक है। दिस इज अनलाइक द सिस्टम ऑफ प्रिवेलिंग इन द यूएसए, दिस इज अनलाइक द सिस्टम प्रिवेलिंग इन द यूएसए, ठीक है।
वेयर वन कैन बी सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट एज वेल एज अमेरिकन सिटीजन, ठीक है। इन इंडिया अ पर्सन बोर्न इन पंजाब और केरला कैन ओनली बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ देयर डोमिसाइल एज वेल, ठीक है। दिस हैज बीन डन टू दिस हैज बीन डन टू वर्ड ऑफ, सर एक दो वर्ड ऐसे मिलेगा कि इसकी मीनिंग नहीं आते आपको, अच्छे से नहीं आते होंगे। वर्ड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी अमंग द पीपल। आपको पता है जो मीनिंग वो मत लिखना, जो नहीं पता जो मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मैं एक पॉसिबल भी नहीं आप सोचो हर एक सेंटेंस में 6-7-8 वर्ड्स होते हैं, मैं सारे भी नहीं बता पाऊंगा, मेरे को पता नहीं आपको कौन से आते हैं कौन से नहीं। तो जो आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं आते और मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, मैं तो थोड़े बहुत ही बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है ढेर। आपको जो वर्ड्स नहीं आते हैं गूगल करो, डिक्शनरी करो, उनको लर्न कर लो। लर्न करोगे तो ही बेटर रहेगा, नहीं तो आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, ठीक है। Promote fraternity and unity among the people. By the Citizenship Act of 2003, the Government of India has granted dual citizen to all the persons of, ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट मिला है हमें। बाय द सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी किसको, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन who migrated to other countries after January 15 से, ठीक। पूरा भी मार्क कर सकते हैं। All privileges of an Indian citizen except the right to vote could be enjoyed, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आपने इसकी नोटबुक में अब नोट करना स्टार्ट कर दोगे। तो पहला मीनिंग है आपका वर्ड ऑफ। पहला मीनिंग आपका क्या है, वर्ड ऑफ। वर्ड ऑफ मतलब होता है बचना। वर्ड ऑफ मतलब क्या होता है, बचना, किसी चीज से बचना। तो इसको डिफेंस भी लिख सकते हो आप, अपना डिफेंड लिख लो, डिफेंड, ठीक है, डिफेंड। ठीक है, दिस हैज बीन डन टू वर्ड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, ठीक है। इस पूरे का मीनिंग होता है झुकाव। अब झुकाव को मैं क्या बताऊँ आपको, मैं चलो जब सेंटेंस पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बता दूंगा झुकाव का मीनिंग क्या है। हिंदी में झुकाव भी कहते हैं और इसका कोई सिनोनिम भी है नहीं, आई थिंक, मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है। मैं इसका मीनिंग आपको समझा दूंगा। एंड प्रमोटर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मीनिंग आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो मैं बोल ही दूंगा अभी, नोट कर लो पहले वर्ड आपका, ठीक है। लिख लो ब्रदरहुडनेस, ब्रदरहुड लिख लो, भाईचारा, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड है ना। आई थिंक आपने मेरे साथ रीड किया होगा। रीड करने से क्या है, एक थोड़ा बहुत हमें, इतना तो है नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा बहुत हमें समझ में आ जाता है। अब थोड़ा सा बहुत समझ में आ गया, उसको डिटेल में समझ लेते हैं। क्या कह रहा है सिंगल सिटीजनशिप में, वो कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कहता है कि हम जो इंडिया के जो लोग हैं उनको सिंगल सिटीजनशिप वाला राइट है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ है कि हम लोगों को सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, हम लोगों को सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। व्हाट यू मीन बाय सिंगल सिटीजनशिप, तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का मीनिंग तो बताया ही नहीं, बताया ना, नीचे लिखा हुआ है दिस मीन्स। वो कह रहे हैं सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितने भी इंडियंस हैं हम उनको क्या कहेंगे कि आप इंडिया के सिटीजन हो। सिटीजनशिप मतलब क्या, आप क्या हो, इंडिया के सिटीजनशिप हो। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कहने का यह है, आप अपने आप को ये नहीं कह सकते मैं अमेरिकन भी हूँ, मैं इंडियन भी हूँ, नहीं नहीं नहीं, कोई एक ही चीज़। आप कोई एक ही चीज़ बोल पाओगे, या तो बोलो आप अमेरिकन हो या फिर आप बोलो आप इंडियन हो, कोई एक ही हो सकते हो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप अपने आप को अमेरिकन कहते हो फिर आप अपने आप को इंडियन नहीं कह पाओगे, और अगर आप अपने आप को इंडियन कहते हो तो आप अपने आप को अमेरिकन नहीं कह पाओगे। जनरल रूल, कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन है, वो कुछ एक्सेप्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर इंसान को एक ही तरह का सिटीजनशिप मिलेगा, ठीक है। और अगर वो इंडियन बॉर्न हुए हैं तो अब वो इंडियन कहलाएंगे, अगर वो इंडियन बॉर्न हुए तो वो इंडियन कहलाएंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल इंडियंस irrespective of the state of their domicile are the citizens of India। सर ये क्या फालतू की लाइन इसमें लिखी हुई है, irrespective of state of their domicile। डोमिसाइल मतलब होता है जगह, रहने, जहाँ पे हम रहते हैं। लोकल रेजिडेंट, इसका मतलब लोकल प्लेस, लोकल प्लेस है ना, लोकल प्लेस।
एक्चुअली क्या होता है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है मैं उसी को लेता हूँ। यूएस और इंडिया की अगर हम बात करें, तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ना इस तरह से फ्रेम हुआ है कि वहाँ पे हम ना ये नहीं कहते आप इंडियन हो, हम ये नहीं कहते आप इंडियन हो, हम वहाँ वो अमेरिकन हो। वहाँ पे लोग ये कहते हैं तुम न्यूयॉर्क वाले हो, तुम कैलिफोर्निया वाले हो, तुम सेंट एंजलो वाले हो, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे जो इंसानों को पहना जाता है, कंट्री के नेम से नहीं पहचाना जाता, वहाँ पे लोगों को पहचाना जाता है उनके स्टेट के बेसिस पे। स्टेट का बेसिस मतलब क्या है, जो इंसान स्टेट में पैदा हुआ है उसको स्टेट की सिटीजनशिप मिलती थी, कंट्री की सिटीजनशिप नहीं। वहाँ पे ये नहीं कहते कि आप अमेरिकन हो, नहीं। अगर आप न्यूयॉर्क में पैदा हुए तो आपको न्यूयॉर्क वाला कहा जाएगा, अगर आप कैलिफोर्निया में बॉर्न हुए तो आपको कैलिफोर्निया में कहा जाएगा, अगर आप किसी और जगह पर बॉर्न हुए तो आपको उस जगह से जगह के नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट वाइज वहाँ पे कैसे चलती है, स्टेट वाइज वहाँ पे कैसे सिटीजनशिप चलती है, स्टेट वाइज। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, इरेस्पेक्टिव। इरेस्पेक्टिव मतलब छोड़कर, इरेस्पेक्टिव मतलब होता है छोड़कर, इग्नोर करके, इग्नोर करके। तो वो कह रहा है आप इग्नोर कर दो इस वाले फैक्ट को, आप इस वाले फैक्ट को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। इरेस्पेक्टिव मतलब होता है इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना। तो वो कह रहा है कि ऑल इंडियंस इग्नोर कर दो स्टेट वाली प्रोविजन को छोड़ के, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। अब चाहे वो पंजाब में बॉर्न हुए हों तो उनको पंजाबी नहीं कहा जाएगा, उनको इंडियन ही कहा जाएगा। जो केरला में रहे हों उनको केरली नहीं कहा जाएगा, उनको इंडियन ही कहा जाएगा। हाँ, पंजाबी बाय नेचर जाने जाएंगे, लेकिन उनको सिटीजनशिप पंजाब की नहीं मिली है, सिटीजनशिप उनको किसकी मिली है, इंडिया की, ठीक है। दिस इज अनलाइक द सिस्टम प्रिवेलिंग इन द यूएसए। प्रिवेलिंग मतलब क्या, बताया था मैंने आपको, फैशन में होना। फैशन मतलब बोल सकते हो इन करेंट यूज, इन करेंट यूज, है ना। तो वो कह रहा है यूएसए में जो करेंटली जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो अपोजिट है, वो इसकी तरह नहीं है, अनलाइक इसकी तरह नहीं है, इसकी तरह नहीं है, वो इंडिया की तरह नहीं है। वहाँ पे तो कह रहा है वन कैन बी सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट एज वेल एज अमेरिकन सिटीजन। अमेरिकन तो होगा ही होगा, लेकिन न्यूयॉर्क वाला भी रहेगा। तो उसको दो दो सिटीजनशिप होगी, एक तो एज अ होल कंट्री की हो गई, एज अ होल कंट्री की होगी, अकेले कंट्री की नहीं होती वहाँ पे, एज अ होल सिटीजन वो जो है ना, एज अ होल तो उसको कंट्री की सिटीजनशिप मिली गई, अलॉन्ग विद उसको जिस स्टेट में बॉर्न हो रहा है उसको उस स्टेट की भी सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान कहाँ पे पंजाबी केरला में बॉर्न होता है तो ऐसा नहीं कहा जाएगा उसको पंजाबी सिटीजनशिप मिल जाए, केरला की सिटीजनशिप मिल जाए, नहीं। उसको केवल एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, केवल एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, वो किस चीज़ की, इंडिया की, ठीक है। नॉट अ सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ देयर डोमिसाइल एज वेल, जहाँ पे वो रहता है वहाँ की नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस हैज बीन डन टू, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है, टू वार्ड ऑफ, टू डिफेंड करने से, किसी से, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज मतलब क्या होता है, एक सोशल प्रॉब्लम होती है। सोशल प्रॉब्लम मतलब क्या, लोगों के अंदर ऐसे प्रॉब्लम, जैसे हमारे अंदर अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो आज के टाइम पर मुसलमानों को है वैसे वो इंडिया के, लेकिन टेंडेंसी बन गई कि हम मुसलमानों को ना मुसलमान नहीं समझते, मुसलमानों को पाकिस्तानी समझते हैं। कोई भी मुसलमान देखा नहीं, हमारे सामने पाकिस्तान वाले लोग आ जाते हैं, हम उनको पाकिस्तानी समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो पाकिस्तानी वाले बुरे लोग हैं। ऐसा नहीं है, पर ऐसा माइंड में हमारे बना हुआ है। इसको बोलते हैं टेंडेंसी, को झुकाव। मतलब हमारे थॉट जिस तरफ चले जाते जाते हैं, हमारे थॉट जिसकी तरफ झुक रहे हैं, हमारे थॉट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन की तरफ जाना उसको बोलते हैं टेंडेंसी, उसको बोलते हैं टेंडेंसी, झुकाव, ठीक है। और सेपरेटिस्ट मतलब हो गया सोशल। क्या हो गया, सोशल। हमारे सोशल कास्ट को लेकर, सोशल रीजन को लेकर, सोशल क्लासिफिकेशन को लेकर हमारी टेंडेंसी ही ऐसी है कि हम दूसरों से पक्षपात करने लगते हैं, बायसनेस करने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऐसा सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया कि सभी को एक ही समझो, सभी को अलग अलग मत समझो, सभी को एक ही इंडियन समझो केवल, ठीक है। एंड टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, और समान ब्रदरहुडनेस है, समान भाईचारा फैले, इसलिए एंड यूनिटी अमंग द पीपल, सारे लोग एक साथ रहें, इसलिए किया गया था। काफ़ी अच्छी चीज़, अच्छी फीचर है मतलब हमारे उसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर कह रहा है लेकिन ना कुछ रूल्स वगैरह होते हैं ना, कुछ लॉ वगैरह होते हैं, लॉ वगैरह मैंने आपको थोड़ा समझाया होगा तो, हाँ। उसमें आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था लॉ का मीनिंग होता है, एक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो एक एक्ट बना, सिटीजनशिप एक्ट 2003। तब इसमें अमेंडमेंट लिखा है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, लॉ बन जाते हैं। सपोज करो कोई लॉ बना हुआ है 1980 में, लेकिन 1980 में जो सिचुएशन थी, क्या वही सिचुएशन आज भी है या चेंज हो चुकी है। तो 1980 में कंप्यूटर नाम की चीज़ ही नहीं थी इंडिया में, हाथों में स्मार्टफोन नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो उस टाइम पर जो लॉ लिखे गए होंगे उनमें तो मोबाइल के क्राइम के बारे में लिखा ही नहीं होगा, वहाँ पर तो साइबर क्राइम के बारे में लिखा ही नहीं होगा। तो बाद में चेंज हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, हाँ। तो जब लॉ में चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं अमेंडमेंट।
लॉ में जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो वो कह रहा है इस एक्ट के अंदर भी चेंजेस आए थे 2003 में, तो ये एक नया नाम बन गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका मतलब ये है कि सिटीजनशिप एक्ट में 2003 में क्या थे, कुछ चेंजेस आए थे, और उस चेंजेस के थ्रू क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया लोगों को कि अब डुअल सिटीजनशिप रख सकते हो। तो सभी को ना ना ना, केवल उन लोगों को जिन्होंने जिन्होंने इस डेट के बाद माइग्रेट किया, जिन्होंने इस डेट के बाद माइग्रेट किया। इस डेट के बाद माइग्रेट किया मतलब क्या, इस डेट की ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है, इस डेट पर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। इस डेट पर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। इस लाइन पर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पार्टीशन हुआ था। ये इस वाली लाइन को ना अच्छे से पढ़ लो बेशक। मैं क्वेश्चन दो पूछना चाहता हूँ। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आफ्टर दिस डेट, आफ्टर दिस डेट, अगर मैं तो इसी के बाद का इंसान हूँ ना, मैं 26 जनवरी 1950 के बाद का इंसान हूँ। मेरा बर्थ क्या है, मेरा बर्थ ईयर क्या है 2000, तो मैं तो इसके बाद वाला इंसान हूँ ना, बिल्कुल ये लिखा हुआ है इसके बाद वाला, आफ्टर जनवरी 26 1950। अगर मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो क्या मेरे को भी डुअल सिटीजनशिप मिलेगी, मैं भी इंडियन, मैं इंडियन भी पाकिस्तानी भी, मैं यूएसए भी चला गया तो क्या मेरे को इंडियन और यूएसए का सिटीजन बोला जाएगा क्या, मेरे को डुअल सिटीजनशिप मिलेगी क्या, बताओ। नहीं। क्वेश्चन क्या है, अब बेसिकली थोड़ी लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। बेसिकली वो क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, थोड़ा उसको इग्नोर करना। वो कह रहा है ये जो बेनिफिट है ना डुअल सिटीजनशिप वाला, क्या इन लोगों को मिलेगा जिनका ओरिजिन है, जिनका ओरिजिन है इंडिया में, जिसका इंडिया में हुआ है। ओरिजिन इंडिया में होने का मतलब क्या है, जिनका बर्थ इंडिया में हुआ है। हाँ तो सर आपको भी तो बर्थ इंडिया में हुआ है, मेरा भी तो बर्थ इंडिया में हुआ है। नहीं नहीं नहीं, उसका उनके कहने का मतलब क्या सेंड करना, जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है, जिनका बर्थ इंडिया में हुआ है और जिन्होंने इस डेट पर माइग्रेट किया है। यानी इसके बाद बॉर्न होने की बात नहीं कर रहा वो, इसके बाद बॉर्न हुए हो ये बात नहीं कर रहा वो, कह रहे बॉर्न तो आप इससे पहले हो गए हो, बॉर्न तो आप 1950 से पहले हो गए हो, लेकिन आपने कंट्री चेंज कब की है, 1950 के बाद। यानी कि एक अगर मैं यहाँ पर टाइम लाइन ड्रॉ करूँ, ज़्यादा सीधी हो गई है ना, तो अगर मैं इस डेट पर डाल दूँ 26 जैन, ठीक है 1950, ठीक है, ठीक है। अब एक है आपके बाबा, एक है आपके, सपोज करिए आपके ग्रैंडफादर ले लेते हैं, मुझे डेट नहीं पता। एक आपके ग्रैंडफादर है जिनका इससे पहले बॉर्न हुआ है, इससे पहले वो बॉर्न हुए हैं, इससे पहले वो बॉर्न हुए हैं, ठीक है। अब वो इस पीरियड के बाद, इस पीरियड के बाद ना, अब वो बॉर्न हुए हैं, इंडिया तो बोलूंगा नहीं मैं, भारत बोलूंगा मैं उसको, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भारत बोलो, हिंदुस्तान बोलो, किसी बोलो, सिर्फ इंडिया ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर उसको बोलो अनडिवाइडेड इंडिया, हाँ, क्योंकि इस पीरियड में इंडिया का डिवाइड डिवीजन नहीं हुआ था, अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड, ठीक है, इंडिया में उनका बॉर्न हुआ था। उनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिया का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का क्या हो गया, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। और अब आपके ग्रैंडफादर ना इस पीरियड में, आपके ग्रैंडफादर ना इस पीरियड में कहाँ चले गए, सपोज करो पाकिस्तान चले गए। बेसिकली पूरी पाकिस्तान की वजह से आया था, वो कहीं भी जा सकते हैं, जो भी पाकिस्तान ही जाए कहीं भी जा सकते हैं। सपोज करो पाकिस्तान चले गए तो उनको दो सिटीजनशिप मिलेगी, इंडियन सिटीजनशिप भी मिलेगी, पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी मिलेगी। लेकिन कोई इंसान यहाँ पर बॉर्न हुआ है, इस पीरियड में बॉर्न हुआ है इंडिया में, लेकिन अब वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ, अब वो किस में हुआ है, डिवाइडेड इंडिया में। और अब वो इसके बाद कहीं पे जाता है, कहीं पे आता है, सपोज को पाकिस्तान जाता है, तो क्या उसको डुअल सिटीजनशिप मिलेगी, नहीं, उसको डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन का मतलब पता है क्या है, लिख लो यहाँ पे, पर्सन ऑफ इंडियन, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन मतलब, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब पीपल हु born बिफोर, हु born इन लिख लो, हु born इन अनडिवाइडेड इंडिया, who born in undivided India, that is before partition of India and Pakistan, that is before partition of India and Pakistan, or you can see that before 26 जनवरी 1950। तीन तरह के मीनिंग मैंने आपको लिखवा दिए। पहला कि पर्सन वो जो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, फिर दूसरा लिखा है इसका मतलब वही है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन से पहले बॉर्न हुए हैं। तीसरा मैंने क्या लिखा है, जो 26 जनवरी 1950 से पहले बॉर्न हुए हैं। तीनों का मतलब एक ही, बस कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। फिर कहते हैं
ऑल प्रिविलेजेस ऑफ एन इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट द राइट टू वोट कुड बी एंजॉयड बाय पीआईओ। पीआईओ मतलब शॉर्ट में बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हाँ, बस इनको सारे इंडिया में जितने भी राइट्स मिलते हैं ना वो सारे एंजॉय करेंगे सिवाय एक राइट के, ये वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके पास तो डुअल सिटीजनशिप है, तो इनको हम वोट नहीं देने देंगे, इनको हम वोट नहीं देने देंगे। ठीक है, बस इनके पास ये राइट छीन लिया गया। ठीक है, तो पहला जो फीचर था ये काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा न्यू पॉइंट इसके अंदर है नहीं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं आप उनको याद रख सकते हो, और एक इस वाले पैरा को याद रख लेना कि सर ये ऐसा काम क्यों किया गया, ऐसा काम क्यों किया गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा भी, लेकिन आप उसको मार्क लेना कैसे भी, है ना। एक ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, एक आता है टॉपिक नया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सर इसका मतलब क्या है। मैं वही काम सिस्टम लगाऊंगा, पहले मैं खुद रीड करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ रीड करते चलना ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया मिलता रहे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अच्छा देखते हैं क्या मतलब इसका। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स, this means that all persons of 18 years of age, okay, all persons of all persons of 18 years and above have right to vote, have right to vote, have right to vote, doesn't matter, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, किसी को इग्नोर कर दो, उनकी कास्ट को, उनके कलर को, उनके रिलीजन को इग्नोर कर दो, बस एज देखो, इग्नोर कर दो। अभी मैं समझाया ना, बस मार्क करता जा रहा हूँ। द ब्रिटिश हैव प्रोवाइडेड फॉर common electorate under the Acts of 1919 and 1935, communal, sorry. The Constitution of Independent India, the Constitution of India, Independent India has replaced the system of introducing joint electorate, system by introducing joint electorate। सब पता नहीं क्या कह रहा है, बस हमें इतना तो समझ में आया है, इसने कुछ ऐसी बात की है कि पहले यहाँ पे प्रोविजन जो ब्रिटिशर्स ने हमारे पर कंट्रोल किया था, तब उन्होंने कोई इलेक्शन का कोई सिस्टम बना रखा था जो कम्युनल था, कम्युनल। ठीक है, और सर हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमने जो बनाया वो कैसा था, जॉइंट। वो कैसा था, जॉइंट इलेक्टोरेट। सर क्या होता है बाद में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अब उस सिस्टम को एक्सप्लेन भी कर रहा है वो। रेजिडेंट वोटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव टू वोट फॉर द सेम कैंडिडेट इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट एंड क्लियर। ठीक है, सिमिलरली सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट and scheduled tribes. All people from such constituencies have to vote for the candidates of the area. This system is aimed at curbing communal politics and fostering communal harmony. Fostering का मतलब ग्रो करना, fostering का मतलब क्या था, ग्रो करना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा वर्ड मीनिंग्स लिखवा दूँ यहाँ पे। कर्विंग का मतलब लिख लो, जब कर्विंग का मतलब पता है, घाव को भरना, चोट लग जाती है तो चोट लगते ना एक स्केयर बन जाता है, हमारे स्कार बन जाता है, तो उसको रोकना उसको बोलते हैं ना, तो बस रोकना, तो उसको लिख लो कंट्रोल, लिख लो कंट्रोल, है ना, कंट्रोल। ठीक है, और आपको किसका मीनिंग बताऊं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मीनिंग लिख लो। एरिया ऑफ इलेक्शन, एरिया ऑफ इलेक्शन, आपको पता है ना, आप आगरा में रहते हो, तब आगरा में जो पॉलिटिक्स पार्टी ना, आप उन्हीं पे वोट दे सकते हो। आप दिल्ली में आके वोटिंग दे सकते हैं, आप चेन्नई में आके वोटिंग दे सकते हैं, पता है ना आपको ये। तो ये बोला मतलब इसका एरिया ऑफ इलेक्शन, एरिया ऑफ इलेक्शन, आप जिस एरिया में रहते हो वहीं पे वोट दे सकते हो। आपको नहीं पता तो पापा से पूछ लेना ये चीज़, घर में किसी से पूछ लेना, बड़े इंसान से, है ना। रिजर्व पता ही है, रिजर्व मतलब पता है ना, स्पेशली अपने लिए रिजर्व करा के रखना, हम सीजन बुक करा के रखते हैं, बुक का सुनने में ये रेस्पेक्टिव का तो बता ही दिया, इग्नोर कर देना। कैंडिडेट मतलब कि जो भी पार्टिसिपेट करता है उसको कैंडिडेट बोलते हैं, पार्टिसिपेटर भी बोल सकते हो उसको, है ना। रेजिडेंट वोटर्स पता ही होगा, रेजिडेंट वोटर्स पता है मतलब लोकल वोटर्स, वहाँ के रहने वाले। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनल इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट और एक जॉइंट इलेक्टोरेट, दोनों होता है।
जान लेते हैं, ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी ऐसे से नहीं है, पर पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में दिया है तो पता होना चाहिए हमें थोड़ा बहुत तो। पहले मीनिंग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज वन, अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज वन, थोड़ी ज़्यादा पढ़ो। A joint electorate is one where entire voting population of a country or region is part of single electorate and the anti-electorate votes for the candidate who contest in the elections। ठीक है, क्या मतलब समझाऊंगा, दो टेंशन मतलब। It introduced a system of communal representation of Muslims by accepting the concept of the separate electorate. Under this, Muslim members were to elected only by were to be elected only by Muslim voters। आई डोंट थिंक आपको समझाना है, आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंस भी रखना होता है। आप चीज़ों को समझो, रीड करते करते चीज़ों को सीखो, रीडिंग कैसे की जाती है। मैंने आपको इसका मीनिंग नहीं समझाया पहले, मैंने आपको समझ में नहीं आया, मैंने सोचा पहले पूरा एक बार पढ़ लो, फिर बाद में इंटरप्रेट करेंगे। आपको एक से समझ में आ गया ना, आपको ये ऑलरेडी समझ में आ गया। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या था सर? जो इंसान जिस कम्युनिटी का है, वो उसी कम्युनिटी के इंसान को वोट देगा। अगर मुसलमान है तो मुसलमान को ही देगा, और जो सिस्टम था बेसिकली मुसलमानों के लिए ही था। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे ये भी नहीं ले सकता कि अगर आप क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन को ही वोट दोगे। हो सकता है ऐसा यूएस में या किसी कंट्री में होता हो जहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा होते हो, लेकिन हम अगर उस टाइम की बात करें जिस टाइम पे ये सिस्टम थे, उस टाइम पे क्रिश्चियन ज़्यादा थे नहीं। इंडिया में दो तरह के लोग थे केवल, हिंदू और जो मुस्लिम। बाद में ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है, तो मैं उनका एग्जाम्पल नहीं दे सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि मुसलमान लोग अगर, तो कम्युनल इलेक्टोरेट एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर हम वोट किसको देते थे? अपने ही कास्ट के लोगों को, अपने ही कम्युनिटी के लोगों को, हम किसी अदर को नहीं दे सकते थे। लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट एक ऐसा सिस्टम आया, आप इंडिपेंडेंट ऑफ किसी को भी दो, जरूरी आप अपने ही कम्युनिटी के लोगों को दो। आप मुसलमान हो, आप हिंदू को वोट दे दो, आप हिंदू मुसलमान लीडर को, मुस्लिम लीडर को वोट दे दो, कोई वाली दिक्कत नहीं है ना। आप कहीं पर नोट करना चाहो तो लिख लो, ये हिंदी में शॉर्ट में नहीं, वीडियो को बैक कर लेना जो मैंने समझाया है। एग्जैक्ट में लिखना चाहो तो लिख लेना, अपना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, है ना। तो क्या कह रहे हैं, दिस मीन्स दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसका मीनिंग बता रहा है, वो कह रहा है इस टर्म का मतलब ही क्या है, इस टर्म का मतलब है कि सारे इंसान, सारे ही लोग, कहीं लड़का लड़की नहीं लिखा हुआ, जाना मत, पर्सन लिखा है, पर्सन के अंदर लड़का और लड़की दोनों आते हैं। तो वो कह रहा है सारे लोग जो भी 18 साल के हैं या उससे अबव है, 18 ईयर्स के हैं या उससे अबव है, उनको राइट है किसका? वोट देने का। उसको राइट है, उनको राइट है वोट देने का। डजेंट मैटर क्योंकि कास्ट क्या है, उनका कलर क्या है, उनका रिलीजन क्या है। ये होता है इसका मीनिंग, ये तो होता है इसका मीनिंग, है ना। फिर कह रहा है कुछ, अब बता रहा है, थोड़ी बैकग्राउंड बता रहा है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, ब्रिटिशर्स, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कम्युनल इलेक्टोरेट का, अंडर द एक्ट ऑफ 1999 1935, यानी 1999 और 1935 में कुछ उन्होंने लॉ बनाए थे। तो उसके अंदर उन्होंने ये सिस्टम बनाया था कि आप केवल अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही क्या दोगे? वोट दोगे, ठीक है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट इंडिया ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, उन्होंने सिस्टम को हटा दिया और एक नया सिस्टम लेके जॉइंट इलेक्टोरेट, जिसके अंदर हम क्या कर सकते थे? हम किसी को भी वोट दे सकते थे, किसी को भी, डजेंट मैटर उसकी कास्ट और क्रीड क्या है। ये नहीं कि अब उसी कास्ट वाले को देना है, हम किसी भी कास्ट वाले को दे सकते हैं, किसी भी रिलीजन के लीडरों को हम दे सकते हैं, ठीक है। ये वोट देने आ रहे हैं, ये ईवीएम मशीन है, इस पर ये अपना थंबप्रिंट लगा के वोट दे रहे हैं। सिमिलरली फिर वो कह रहे हैं इसी तरह से कुछ सीट्स हैं जो कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती है। सर किन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती है? स्केड्यूल्ड क्लास कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। हम लोग ना कुछ लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करके रखते हैं कि अगर स्केड्यूल कास्ट के लोगों को पार्टिसिपेट करना है, उनको भी कैंडिडेट बनना है, उनको भी इलेक्शन लड़ने हैं, तो वो भी आ सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं ऑल पीपल फ्रॉम सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव टू वोट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द एरिया। जितने भी लोग हैं, ऑल पीपल फ्रॉम सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी ऑल पीपल अपने अपने एरिया में क्या करेंगे?
इलेक्शन अपने अपने एरिया में क्या करेंगे, वोट देंगे, ठीक है, अपने अपने एरिया में क्या देंगे, वोट देंगे। दिस सिस्टम इज एम्ड एट कर्बिंग कम्युनल पॉलिटिक्स। सर ये क्यों सिस्टम लाया गया, ताकि हमें ये कम्युनल पॉलिटिक्स वाली जो बात है ना, इस प्रॉब्लम को दूर रख सकें। सर ये किस तरह की प्रॉब्लम थी, थोड़ा डिटेल दूं। बेसिकली क्या है, ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का मानना है, मैं कुछ अपनी व्यूज नहीं दूंगा, बस कुछ लोगों का मानना है कि जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं ना, वो हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा काम नहीं करते, वो उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं करते। जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और जो इंडियन लीडर्स हैं, जो हिंदू लीडर हैं, वो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ऐसा सिस्टम, तो उन्होंने बोला कि मैं सिस्टम रखते नहीं है कि लोगों के माइंड में ऐसा ध्यान आए, ठीक है। तो इस वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम लाया, और कम्युनल हारमोनी, और हर कम्युनिटी के लोगों में एक हारमोनी, हारमोनी मतलब क्या होता है, हारमोनी मतलब आपको मैं कहता हूँ, अगर मैं आपको हारमोनी मतलब क्या बताऊँ, बैलेंस, उन लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप का होता है ना, उस चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए, और उस सिंपल से लोगों को सिंपल से लोगों को सिंपल से लोगों को क्लोज लाने के लिए, लोगों को क्लोज लाने के लिए ये सिस्टम लगाया गया, ठीक है। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साले पैराग्राफ में भी कुछ डिफिकल्ट नहीं लिखा हुआ। अब आगे फंडामेंटल राइट्स, ओके, काफ़ी बड़ा है ना ये वाला, चलो इसका 1 पॉइंट तो कवर करते हैं यार, है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो ये पहले हम रीड करेंगे, बाद में देखेंगे, है ना। द फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स which provide conditions essential human rights essential for the all round development of human being, है ना। they protect people against unjust discrimination, protect people against unjust discrimination among members of the community, ठीक है। they do not make distinction between human beings based on race, color, sex, religion or other such considerations, यानी कि कोई भी डिस्टिंक्शन उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, सबों के लिए इक्वल ही यानी राइट्स, ठीक है। दे गिव रिकॉग्निशन टू डिग्निटी, ओके, दे गिव रिकॉग्निशन टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना। द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ये आपसे कुछ एमसीक्यू पूछ सकता है कि किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि आपको किसी का भी मीनिंग पता नहीं होगा, हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा। डिग्निटी मतलब होता है रेस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट या प्रेस्टीज। डिग्निटी मतलब क्या होता है, हो, थोड़ा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड वाला, इग्नोर करना ज़रा इसको, मैं रुका हुआ हूँ थोड़ा, ठीक है। क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। वो क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स मतलब क्या, ऐसे राइट्स जो कि एसेंशियल हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे जो कि क्या बहुत ज़रूरी हैं किसके लिए, हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए। और डेवलपमेंट कैसा, केवल पढ़ाई का डेवलपमेंट, केवल खाने पीने का डेवलपमेंट नहीं, हर तरीके से, जिस तरीके से भी हमारे इंसानों का डेवलपमेंट हो सकता है, उस तरीके के डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो जो कंडीशन ज़रूरी हैं, वो सारे राइट्स में प्रोवाइड कराना, वो सारे राइट्स में प्रोवाइड कराना, ये फंडामेंटल राइट्स का एम है, ठीक है। वो कह रहे हैं जो फंडामेंटल राइट्स है ना, अभी जो राइट्स हैं बेसिकली, जो राइट्स हैं बेसिक राइट्स, ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, अगेंस्ट अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन, बेफालतू के डिस्क्रिमिनेशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। प्रोटेक्ट करते हैं मतलब ये नहीं कि अगर आप मुसलमान हो तो आपको इंडिया में वो वाले राइट्स नहीं मिलेंगे जो हिंदुओं को मिलते, नहीं, हम देते हैं, है ना। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, फिर फालतू में डिफरेंस नहीं करते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी में कितने ही तरह के लोग क्यों ना हो, हम डिफरेंस नहीं करते उनके बीच में, ठीक है। दे डू नॉट मेक डिस्टिंक्शन, हम डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, ना ही आपके रेस के बेस पे, रेस में जात कास्ट होती है, ना ही आपके कलर के बेस पे, ना ही आपके सेक्स के बेस पे, पता नहीं आप लड़का हो चाहे लड़की हो, हम कोई डिफरेंस नहीं करते, रिलीजन के बेस पे भी नहीं करते, और ना ही कोई चीज़ और हम ध्यान में रखते। ऐसा हमारे फंडामेंटल राइट्स का एम है। आप कह सकते हो सर हम करते तो हैं, हम करते हैं,
लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो नहीं करता। तो सर बात तो एक ही है, नहीं बात एक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लॉ की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, अब इंसान फॉलो नहीं कर रहा तो ये तो इंसान गलत है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सही है ना, तो इसमें तो सही चीज़ लिखी हुई है कि आपको डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए लोगों में। लेकिन अब इंसान करता है तो इंसान गलत कर रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, वैल्यू देते हैं, किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, डिग्निटी को, लोगों की रेस्पेक्ट को, ऑल ह्यूमन बींग्स की, यानी हर इंसान की क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, हर इंसान को इक्वली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। फिर कह रहे जो फंडामेंटल जो राइट्स है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, उसको काफ़ी सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है पूरा आपको रीड करना है, जितने वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो सारे लर्न करने हैं, और जो एक दो नहीं भी पता है उनको एक बार सर्च कर लेना, ठीक है, और लर्न कर लेना। मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ठीक है बस, ठीक है। और ये 1 का ए सेम ही है, बी भी सेम ही है, सी भी सेम ही है, ऊपर ऊपर से हो जाएगा, ठीक है। बस बस इतना ही है, ठीक है, बहुत समझ आ रहा है, बस इतना ही है।